नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। साल के आखिर में भारतीय शेयर बाजार में तेजी बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह मजबूत लिक्विडिटी और ग्लोबल क्यूज हैं। साथ ही 2026 में यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदें भी बाजार को सपोर्ट दे रही हैं। बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत ये भी रहा कि एफआईआई ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। आईटी और मेटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली, जिससे इंडेक्स को ऊपर जाने में मजबूती मिली। आगे निवेशकों की नज़र इंडिया के Q3 जीडीपी डेटा पर टिकी है। उम्मीद है कि ग्रोथ मजबूत रहेगी, जिससे इकोनॉमिक आउटलुक और पॉलिसी डायरेक्शन दोनों को लेकर क्लैरिटी मिल सके। हालांकि पूरी तरह बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डील्स पर धीमी प्रगति, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और क्रूड ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव अभी भी बाजार के लिए रिस्क बने हुए हैं। मार्केट क्लोजिंग की बात करें तो सेंसेक्स 638 अंकों की तेजी के साथ 85,567 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 206 अंक चढ़कर 26,172 पर पहुंच गया और पूरे दिन 26,150 के ऊपर बना रहा। बैंकिंग सेक्टर ने भी बाजार को पूरा सपोर्ट दिया। निफ्टी बैंक 235 अंकों की मजबूती के साथ 59,304 पर बंद हुआ, जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट और मजबूत हुआ। मिड कैप स्टॉक्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया। मिड कैप इंडेक्स 505 अंकों की तेजी के साथ 60,815 पर पहुंचा, जिससे साफ है कि ब्रेथ भी काफी स्ट्रांग रही। डिफेंस स्टॉक्स में जबरदस्त जोश देखने को मिला। आइडिया फोर्ज के शेयर करीब 17% उछले, जबकि डीसीएक्स सिस्टम्स में 9% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। आईटी सेक्टर में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। परसिस्टेंट सिस्टम्स, विप्रो और इन्फोसिस तीनों शेयर 3% से ज्यादा चढ़े, जिससे सेक्टर ने मार्केट रैली को लीड किया। कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स भी चर्चा में रहे। सिल्वर प्राइसेस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने से हिंदुस्तान जिंक के शेयर करीब 3% उछले। जुपिटर वैगन्स के शेयर प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ने की खबर पर करीब 5% उछल गए, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एमसीएक्स के शेयर 5% की तेजी के साथ ऑल टाइम हाई पर बंद हुए। इसमें सेबी चीफ के कमोडिटी डेरिवेटिव्स को लेकर दिए बयान का भी असर देखा गया। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें तो जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया को बड़े एचवीडीसी प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलने से शेयर करीब 6% चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस में ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद लगभग 4% की तेजी देखने को मिली। बाजार को मजबूती देने वाला सबसे बड़ा कारण एफआईआई और डीआईआई की दमदार बाइंग रही। लगातार तीसरे दिन एफआईआई ने करीब 1,831 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। वहीं डीआईआई ने भी पूरे जोश के साथ 5,723 करोड़ रुपए की खरीदारी की। रुपये की मजबूती ने भी सेंटिमेंट बेहतर किया। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 22 पैसे मजबूत होकर 89.45 के स्तर पर पहुंच गया। मार्केट में ये धारणा बनी कि आरबीआई के इंटरवेंशन से करेंसी को सपोर्ट मिला है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। ग्लोबल फ्रंट पर भी माहौल अनुकूल रहा। यूएस सीपीआई डेटा उम्मीद से सॉफ्टर रहा, जिससे फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदें और मजबूत हुई। वॉल स्ट्रीट पर टेक स्टॉक्स में तेज रैली देखने को मिली और एशियन मार्केट्स भी ग्रीन में रहे, जिससे इंडियन मार्केट को एक्सटर्नल सपोर्ट मिला। आईटी सेक्टर में बाइंग की एक बड़ी वजह एक्सेंचर के बेहतर दिन एक्सपेक्टेड Q1 रिजल्ट्स रहे। इससे ग्लोबल आईटी डिमांड को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ा। आरबीआई एमपीसी मीटिंग के मिनट से ये संकेत मिला कि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की गुंजाइश बन सकती है। रेट कट की उम्मीद इक्विटी मार्केट के लिए हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। आईआरईडीए पर फिलहाल बाजार में सतर्कता का माहौल दिख रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गाबा के मुताबिक जब तक शेयर 135 से 139 रुपए के अहम रेंज को मजबूती से पार नहीं करता, तब तक इसमें दबाव बना रह सकता है और शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ डीलर्स ने आईआरईडीए में बीटीएसटी यानी बाय टुडे सेल टुमारो की सलाह दी है। इसका इशारा ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म में हल्की रिकवरी या टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है, खासकर तब जब ब्रॉडर मार्केट का सपोर्ट बना रहे। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल ने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नेक्सन्स ऑटो इलेक्ट्रिक यूनिट के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। ये फैसला 22 दिसंबर 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया और इसे कंपनी की सब्सिडरी मदरसन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बीवी के जरिए किया जाएगा। इस डील में नेक्सन्स ऑटो इलेक्ट्रिक यूनिट की एंटरप्राइज वैल्यू 207 मिलियन यूरो तय की गई है, जो कैश और डेट फ्री बेसिस पर है। इसके तहत नेक्सन्स ऑटो इलेक्ट्रिक जीएमबीएच और इलेक्ट्रो कॉन्टैक्ट जीएमबीएच के बिजनेस एसेट्स, कुछ रियल एस्टेट
लिमिटेड और उनकी विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों में हिस्सेदारी शामिल है। शेयर प्रदर्शन की बात करें तो सोमवार को संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का शेयर 0.18% की तेजी के साथ 121 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में करीब 16.14। ई कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयरों में पोस्ट लिस्टिंग जबरदस्त रैली के बाद अब टीज करेक्शन देखने को मिल रहा है। सोमवार को शेयर 200.16 रुपए तक फिसल गए और इसमें लोअर सर्किट लग गया, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। पिछले 2 कारोबारी सेशंस में मीशो के शेयर में करीब 10% की गिरावट आ चुकी है। तेज रैली के दौरान पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में शेयर इशू प्राइस से करीब 110% चढ़ गया, जिससे बाजार में शॉर्ट स्क्वीज जैसी स्थिति बन गई। कई शॉर्ट सेलर्स समय पर डिलीवरी नहीं दे पाए, जिसके चलते 1 करोड़ से ज्यादा शेयर ऑक्शन में चले गए। ब्रोकरेज की राय की बात करें तो यूबीएस ने मीशो पर कवरेज शुरू करते हुए बाय रेटिंग दी है और 220 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। यूबीएस के मुताबिक कंपनी का एसेट लाइट मॉडल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और स्टेबल कैश फ्लो इसके बड़े पॉजिटिव फैक्टर हैं। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी स्टॉक पर पॉजिटिव रुख रखा है और 200 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि जीरो कमीशन और लो एओवी मॉडल के जरिए मीशो टियर 2 और टियर 3 शहरों में तेजी से ग्रोथ पकड़ सकती है। वोडाफोन आइडिया को जीएसटी से जुड़ा एक और झटका लगा है। कंपनी को पश्चिम बंगाल के टैक्स विभाग से 4.15 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेनल्टी ऑर्डर मिला है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट और गलत टैक्स हेड में भुगतान से जुड़ा मामला है। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड के शेयरों में हफ्ते के पहले दिन 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। ये तेजी तब आई जब ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने स्टॉक पर कवरेज शुरू करते हुए बाय रेटिंग दी। नुवामा ने वेल्सपन कॉर्प के लिए 1028 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 32% तक की संभावित तेजी दिखाता है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी ने मेटल पाइप सेक्टर में वैल्यू चेन के अलग अलग हिस्सों में मजबूत मौजूदगी बनाई है। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर के बाद 5% का अपर सर्किट लगा। कंपनी को डीआरडीओ से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी डीईडब्ल्यू सिस्टम से जुड़ी 2 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मंजूरियां मिली है। पहली मंजूरी मल्टी चैनल 10 किलोवाट लेजर डीईडब्ल्यू सिस्टम्स के लिए है, जो डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित लैब चेस से मिली है। दूसरी मंजूरी ईओ ट्रैकिंग सिस्टम विद ईओ सेंसर्स के लिए है, जो देहरादून की लैब आईआरडीई से मिली है। डीईडब्ल्यू सिस्टम्स में हाई पावर लेजर के जरिए टारगेट को गर्म कर नुकसान पहुंचाया जाता है, जो पारंपरिक हथियारों से अलग और ज्यादा एडवांस तकनीक मानी जाती है। कंपनी फिलहाल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर भी काम कर रही है। शेयर प्रदर्शन की बात करें तो अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर 2025 में अब तक करीब 107% चढ़ चुके हैं। सोमवार को स्टॉक 5% की तेजी के साथ 249.8 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में हाल की तेजी के बीच अब एक बड़ा अलर्ट सामने आया है, क्योंकि स्टॉक पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड का टैग लग चुका है। इसका मतलब यह है कि अब इस शेयर में पहले की तरह पूरी आजादी से खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी और ट्रेडिंग कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ ही होगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनी पर आईबीसी से जुड़ा आईआरपी स्टेज 1 लागू है। ऐसे मामलों में एक्सचेंज निवेशकों की सुरक्षा के लिए ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, ताकि अचानक रिस्क बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। इस स्टॉक में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 23% है, यानी लगभग 7 लाख छोटे निवेशकों का पैसा इसमें लगा हुआ है। कुल 9.44 करोड़ से ज्यादा शेयर रिटेल के पास है, जिनकी वैल्यू करीब 1640 करोड़ रुपए बैठती है। इसलिए असर सीधे आम निवेशकों पर पड़ सकता है। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड होने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत लिक्विडिटी की होती है। जरूरत के वक्त शेयर बेच पाना मुश्किल हो सकता है और अचानक बाय सेल में रुकावट आ सकती है, जिससे छोटे निवेशक फंस सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस पर जापान की MUFG के साथ $4.4 अरब के मेगा सौदे के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का रुख काफी मजबूत हुआ है। इस डील के बाद लगभग सभी एनालिस्ट्स ने स्टॉक के टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है। फिलहाल 38 एनालिस्ट श्रीराम फाइनेंस को कवर कर रहे हैं, जिनमें से 34 ने बाय, 3 ने होल्ड और सिर्फ 8 ने सेल रेटिंग दी है। ये दिखाता है कि स्ट्रीट का भरोसा कंपनी पर काफी मजबूत है। ICICI सिक्योरिटीज ने सबसे ऊंचा टारगेट 1225 रुपए दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 33% का अपसाइड दिखाता है। नोमुरा ने भी बाय रेटिंग बनाए रखते हुए टारगेट बढ़ाकर 1140 रुपए कर दिया है। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस शुक्रवार को 4.1% की तेजी के साथ रिकॉर्ड हाई 905 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ। 2025 में अब तक ये स्टॉक करीब 55% चढ़ चुका है, जो मजबूत भरोसे को दिखाता है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी को इंडियन रेलवे से 139.32 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की 100% सब्सिडरी एडवांस्ड रेल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। ये प्रोजेक्ट लोको वायरलेस कंट्रोल सिस्टम की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग से जुड़ा है और इसे 18 महीनों में पूरा किया जाना है। रेलवे जैसे बड़े और भरोसेमंद क्लाइंट से मिला ये ऑर्डर कंपनी के लिए बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। इस खबर के बाद शेयर अपर सर्किट में लॉक हो गया और 2296 रुपए के बंद भाव के मुकाबले 2411 रुपए पर खुलते ही लॉक हो गया। हाल के आंकड़ों के मुताबिक शेयर ने 3 साल में करीब 2000% का रिटर्न
केईसी इंटरनेशनल में बड़ी राहत की खबर आई है, जहां पावर ग्रिड द्वारा लगाए गए 9 महीने के बैन पर दिल्ली कोर्ट से कंपनी को राहत मिली है। अब केईसी फिर से बड़े टेंडर्स में हिस्सा ले सकेगी, जिससे आगे ऑर्डर फ्लो सुधर सकता है। शेयर पहले ही अपने हाई से काफी नीचे है, ऐसे में सेंटिमेंट पॉजिटिव बनता दिख रहा है। जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया को अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से करीब 25,000 मेगावाट से जुड़ा बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन करीब 75,000 करोड़ रुपए है और हाल के महीनों में शेयर में तेज गिरावट आई थी। इतने बड़े ऑर्डर से बिजनेस विजिबिलिटी मजबूत होती है और रिकवरी की उम्मीद बढ़ती है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने सोमवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी अदानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 लिमिटेड ने एक नई सब्सिडियरी अदानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 ATSOL ग्लोबल IFSC लिमिटेड का गठन किया है। शेयर सोमवार को 2.18% की तेजी के साथ 1009.80 रुपए पर बंद हुआ। वरुण बेवरेजेस में साउथ अफ्रीका की बेवको कंपनी के एक्विजिशन के बाद ब्रोकरेज सिटी ग्लोबल ने बाय रेटिंग के साथ 675 रुपीस का टारगेट दिया है। हालांकि सर्दियों में सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन 500 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर शेयर में बेहतर रिकवरी दिख सकती है। कोल इंडिया को लेकर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि इसकी सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल का IPO आने की तैयारी है। IPO में OFS के जरिए पेरेंट कंपनी को फंड मिल सकता है। साथ ही मजबूत डिविडेंड प्रोफाइल पहले से मौजूद है। 400 रुपीस का लेवल शेयर के लिए अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। ब्रोकरेज अपडेट्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने मैक्स हेल्थ केयर पर बाय, मोतीलाल ओसवाल ने आदित्य बिरला रियल एस्टेट पर बाय दिया है। इसके अलावा एवरीडी इंडस्ट्रीज और डिवीज लेबोरेटरीज पर भी अलग अलग ब्रोकरेज से बाय रेटिंग और 25 से 40% तक का अपसाइड बताया गया है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल की सब्सिडियरी को थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 330 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्री प्रोसेसिंग का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये नया प्लांट महाराष्ट्र के भिवंडी में लगाया जाएगा, जिससे कंपनी की लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत होती है। हालांकि इस पॉजिटिव खबर के बावजूद शेयर सोमवार को 3.86% गिरकर NSE पर 596 रुपए पर बंद हुआ। बर्जर पेंट से जुड़ी एक अहम कॉर्पोरेट अपडेट में बताया गया है कि यूकी पेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी में 14.48% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदेगा। ये ट्रांजैक्शन NCLT द्वारा मंजूर अमलगमेशन स्कीम के तहत होगा और इसमें कोई कैश पेमेंट नहीं होगा। इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद यूकी पेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बर्जर पेंट्स में डायरेक्ट हिस्सेदारी 50.09% से बढ़कर 64.57% हो जाएगी। हालांकि प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। बॉन्डाडा इंजीनियरिंग के शेयरों में तेजी देखने को मिली है, जब कंपनी को NLC इंडिया रिन्यूएबल्स की ओर से 945.1 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर राजस्थान के बीकानेर में 810 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के EPC और 3 साल की O&M सर्विस से जुड़ा है, जिसे 15 महीनों में पूरा किया जाना है। इस नए ऑर्डर के बाद बॉन्डाडा इंजीनियरिंग की कुल EPC ऑर्डर बुक 3 गीगावाट तक पहुंच गई है। कंपनी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा और आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ में अहम योगदान देगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयरों में भी तेज उछाल देखा गया, क्योंकि कंपनी का 1000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है। राइट्स इशू के जरिए कंपनी बिना कर्ज बढ़ाए फंड जुटा रही है, जिससे बैलेंस शीट मजबूत होगी। दिलीप बिल्डकॉन के शेयरों में भी 4% से ज्यादा की तेजी आई, क्योंकि कंपनी को MP सरकार की PM कुसुम सी स्कीम के तहत 1363.55 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट में L1 घोषित किया गया है। करीब 4900 करोड़ रुपए का ये EPC प्रोजेक्ट अगले 18 महीनों में पूरा होगा और 25 साल की बिजली बिक्री व्यवस्था के साथ कंपनी की ऑर्डर बुक को मजबूत करेगा। दलाल स्ट्रीट पर बेहतर होते मार्केट सेंटिमेंट के बीच नए लिस्ट हुए शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस और ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों में 7% तक की तेजी आई, वो भी भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ, जिससे निवेशकों का भरोसा साफ दिखा। बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स, जो ग्रो की पेरेंट कंपनी है, ने लगातार तीसरे दिन तेजी जारी रखी। पिछले 3 सेशंस में शेयर करीब 20% चढ़ चुका है और सिर्फ एक दिन में लगभग 1607 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की तरफ इशारा करता है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयरों में भी तीसरे दिन लगातार तेजी रही। NSE पर 676 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड हुआ, जिससे साफ है कि लिस्टिंग के बाद भी इस स्टॉक में एक्टिव खरीदारी बनी हुई है और निवेशक इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के नजरिए से देख रहे हैं।
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मजबूत लिस्टिंग के बाद अपनी पकड़ और मजबूत की है। IPO प्राइस से 20% से ज्यादा प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद स्टॉक में 887 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और अब ये भारत की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड AMC बन चुकी है, जिस पर कई ब्रोकरेजेस ने बाय और लॉन्ग रेटिंग दी है। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ सरकारों का समझौता नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम आदमी की कमाई, नौकरी और भविष्य पर पड़ेगा। इस डील के तहत दोनों देश एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर टैक्स कम या खत्म करेंगे, जिससे व्यापार आसान होगा और नए मौके बनेंगे। इसे भारत के विकसित भारत 2047 विजन की मजबूत नींव माना जा रहा है। इस FTA के बाद भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी होगी। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, लेदर, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इससे फैक्ट्रियों के ऑर्डर बढ़ेंगे, MSME मजबूत होंगे और मजदूरों को ज्यादा काम मिलेगा। किसानों को लेकर सरकार ने साफ सुरक्षा दी है ताकि विदेशी सस्ता माल नुकसान न पहुंचाए। डेयरी सेक्टर पूरी तरह FTA से बाहर है और प्याज, चीनी, मसाले, तेल, सेब, कीवी और शहद जैसे प्रोडक्ट्स पर कोटा और न्यूनतम कीमत तय की गई है। साथ ही किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये समझौता गेम चेंजर है। न्यूजीलैंड में पढ़ाई के बाद काम की पूरी आज़ादी मिलेगी। स्टेम स्टूडेंट्स को 3 साल और PhD वालों को 4 साल तक पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। इसके अलावा 5000 प्रोफेशनल वीज़ा और 1000 वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा से भारतीय टैलेंट के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें अचानक सस्ती नहीं होंगी, लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री इनपुट्स जरूर सस्ते होंगे। कीवी, प्रीमियम सेब, ऊनी कपड़े, फर्नीचर, मनुका हनी और कोकिंग कोल जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होगा। इससे क्वालिटी बढ़ेगी, लागत घटेगी और लंबे समय में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फायदा मिलेगा।